आज हम लोग पढ़ेंगे सिंगल फेज मोटर, एकल कला मोटर। लिखा हुआ है आपका एकल कला मोटर यानी सिंगल फेज मोटर। तो हम लोगों ने पिछले दिनों देखा कि सिंगल फेज मोटर को हम लोग कैसे विभाजित कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इधर आप लोगों ने लिखा नॉन कम्यूटेटर टाइप, नॉन कम्यूटेटर टाइप सिंगल फेज मोटर। इधर लिखा कम्यूटेटर टाइप। ये जो है बेटा, इसमें पहला आपने लिखा एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस मोटर का एग्जाम्पल लिया आपने इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर जिसे आप कहेंगे प्रेरण मोटर, सिंगल फेज प्रेरण मोटर। एसिंक्रोनस का मतलब अतुल्यकाली मोटर। यह अतुल्यकाली मोटर, बातें नहीं, अतुल्यकाली मोटर यानी एसिंक्रोनस मोटर। नॉन कम्यूटेटर मतलब बिना दिक् परिवर्तक वाली, बिना दिक् परिवर्तक, बिना दिक् परिवर्तक वाली मोटर वाली सिंगल फेज मोटर। और ये हो जाएगा दिक् परिवर्तक वाली। दूसरा आपने लिखा सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर में आपने लिखा रिलेक्टेंस मोटर। सेकेंड लिखा बेटा हिस्टैरिसीस मोटर। हिस्टैरिसीस मोटर को सैथिल्य मोटर भी कहेंगे। हिस्टैरिसीस की हिंदी है बेटा सैथिल्य। और तीसरा लिखा कंबाइंड मोटर। कंबाइंड मोटर ये पहले और दूसरे का कॉम्बिनेशन है बेटा, फर्स्ट प्लस सेकेंड का योग। एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। इधर दिक् परिवर्तक में पहला आपने लिखा एसी, क्या लिखा एसी सीरीज मोटर लिखा। सीरीज को हम लोग कहेंगे श्रेणी मोटर। क्या कहेंगे
कंबाइंड वाली जो है इंडक्टेंस रिलेक्टेंस मोटर इसे कहेंगे, या अगर चाहें तो ये दूसरा आपने लिखा यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर को कहेंगे एसी ऑब्लिक डीसी मोटर। ये दोनों से चलती है बेटा, या इसे कहेंगे सार्वत्रिक मोटर। और तीसरा कौन सी है आपकी? हाँ बेटा, रिपल्सन मोटर। तो इस तरह से हम लोगों ने मोटरों का वर्गीकरण किया। अब कम्यूटेटर क्या है बेटा? तो हम लोग जानते हैं कि कम्यूटेटर की हिंदी है दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है अथवा डीसी को एसी में बदलेगा। जब हम लोग जनरेटर में यूज करते हैं, डीसी जनरेटर में, तो ये क्या करता है? अंदर जो आर्मेचर में एसी उत्पन्न होता है उसे हमें डीसी में कन्वर्ट करके देता है। तो वो जनरेटर हमारा डीसी कहलाता है। लेकिन जब मोटर की दशा में बाहर से देंगे एसी तो अंदर वो डीसी दे देंगे। तो इस तरह से कम्यूटेटर एसी को डीसी में अथवा डीसी को एसी में बदलता है, जैसी भी कंडीशन होती है। तो वहीं दिक् परिवर्तक लगा हुआ है, कम्यूटेटर लगा हुआ है। जिसमें कम्यूटेटर लगा रहेगा उसे हम लोग कम्यूटेटर टाइप कहेंगे, और जिसमें कम्यूटेटर अथवा दिक् परिवर्तक जिस मोटर में नहीं लगा रहेगा उसे हम लोग नॉन कम्यूटेटर टाइप। चूँकि सिंगल फेज वाली हैं इसलिए इन्हें कहेंगे नॉन कम्यूटेटर टाइप सिंगल फेज मोटर। अब इसमें भी आपकी एसिंक्रोनस मोटर माने अतुल्यकाली मोटर, और वो है हमारी प्रेरण। तो सिंगल, जैसे हम लोगों ने 3 फेज में पढ़ा कि भाई 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है, वैसे ही सिंगल फेज भी हमारा ये है, सिंगल फेज भी इंडक्शन मोटर होगा। तो हम लोग पहले इसे इंडक्शन मोटर को ही देखते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग चलते हैं नॉन कम्यूटेटर टाइप सिंगल फेज मोटर में, और वो भी किस टाइप की मोटर लेते हैं? अतुल्यकाली मोटर, अथवा अंग्रेजी में कहेंगे एसिंक्रोनस मोटर लेते हैं। और उसमें है आपका प्रेरण मोटर सिंगल फेज। फिर उसके बाद हम लोगों के अन्य मोटरें आएंगी, एसी सीरीज आएगी, यूनिवर्सल आएगी, रिपल्सन आएगी। तो अब इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। तो हम लोग इसकी बात करते हैं, इस एसिंक्रोनस मोटर में इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। हिंदी में कहेंगे एकल कला प्रेरण मोटर। क्या कहेंगे? तो
सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हम लोग जान ही रहे हैं प्रेरण है क्या। तो जब किसी एक वाइंडिंग में हम लोग धारा प्रवाहित कराएं एसी, किसी एक कुंडली में ऐसे एक कुंडली में एसी धारा प्रवाहित कराई जाए, इसमें एसी डाली जाए, तो इसके पास अगर हम लोग दूसरी कुंडली लाते हैं बिना किसी कनेक्शन के, इस कुंडली में धारा बने, इसमें हम लोग बेटा एसी सप्लाई दे रहे हैं, इसे हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? हाँ, प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे। और इसे सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जब हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई डालेंगे तब ये घटना होती है, डीसी पर नहीं होती, क्योंकि इसमें जब हम लोग एसी डालते हैं तो एसी हमारी हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव ऐसे एसी चलती है, वेव फॉर्म में चलती है, इसी को तरंग रूप कहते हैं। यही है वेव फॉर्म या तरंग रूप, ये वेव फॉर्म में चलती है बेटा। जैसे आप लोग पानी में पत्थर फेंकें तो पानी ऐसे ऐसे करने लगता है, ऐसे ही रस्सी में आप जो है एक सिरा बांध दें और एक सिरे पर आप विक्षोभ पैदा करें या झटका दें तो रस्सी भी ऐसे ऐसे करने लगती है, ऐसे ऐसे चलने लगती है। यानी जो आपने इस सिरे पर झटका दिया रस्सी के, वो ही विक्षोभ है, वही डिस्टरबेंस है। अब वो डिस्टरबेंस या वो ऊर्जा, बिना ऊर्जा के हम और आप हिल डुल नहीं सकते। अगर हमको आपको हिलाना डुलाना है तो जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है उससे ज़्यादा ऊर्जा जब कोई हमें लगाएगा, धक्का देगा, तब हम अपने जगह से हिल डुल सकते हैं, अन्यथा हम स्थिर हैं तो स्थिर रहेंगे। तो इस तरह से ऊर्जा जो है बेटा रस्सी के माध्यम से हमारी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जैसे जा रही है, तो वैसे ही ऊर्जा को ले जाने का एक अच्छा माध्यम जो है हमारा वेव है, तरंग। तरंग मीन्स एक तरह से हम लोग इनडायरेक्ट वे में कहेंगे ऊर्जा। तो वेव जो ऐसे आपका पानी ऐसे ऐसे करने लगा, वो तरंग वही है वेव फॉर्म। वैसे ही हमारी एसी भी ऐसे ऐसे चलती, इसी को वेव कहें। और जब ऐसे चलेगी तो ये अपने साथ ऊर्जा लेकर जा रही है। आप देखेंगे कि पानी में आपने पत्थर यहाँ मारा, फेंका, तो पानी अब यहाँ का जो है ऐसे ऐसे करने लगेगा, ऐसे ऐसे करने लगेगा। और जो वहाँ कण होंगे, पत्ता होगा या कोई हल्का वस्तु होगी, पेपर होगा, तो ऊपर उठेगा, फिर वही नीचे हो जाएगा, आपकी ऊर्जा आगे बढ़ जाएगी। फिर आगे जहाँ पहुँचेगी अब वहाँ का पानी ऊपर और नीचे होगा। ऐसे जो है वो सेंटर से बाहर की ओर हमारी ऊर्जा फैलते जाती है किनारों, और जहाँ वो ऊर्जा पहुँचती है वहाँ पानी, लकड़ी का डंडा, कुछ भी है उसको ऊपर उछालेगी और फिर जो है पानी नीचे आएगा, आपका लकड़ी का डंडा वहीं रह जाएगा, पेपर वहीं रह जाएगा, ऊर्जा फिर आगे बढ़ जाएगी, जहाँ जाएगी फिर वहाँ के पानी को ऊपर उछालेगी और फिर नीचे। तो वही ऊर्जा, बिना ऊर्जा के पानी ऊपर नहीं उठे, तो वो ऊर्जा हम लोगों की जा रही है। तो इस तरह से तो वेव या तरंग क्या है बेटा? तो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रेषित करने का या भेजने का एक माध्यम है, और इसी को हम लोग जो है वेव फॉर्म बोलेंगे। तरंग रूप में ऐसे एसी भी चलती है। तो ये एसी जब चलेगी तो ये क्या करेगी, ये इसको हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो इसको ऊपर धन, नीचे माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस मानते हैं। तो इस तरह से ये आधा चक्र जो ये वाला है ये ऐसे है, ये आधा चक्र जो है ऐसे ये धनात्मक चलती है, और ये नीचे ऋण है तो ये आधा चक्र ऐसे ऋणात्मक चलती है। बोलिए भाई, कल ये बातें हुई थी।
तो जब ये आधा चक्र धनात्मक चलेगी बेटा, तो मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल बनाएगी। ये कौन सा पोल बनाएगी? नॉर्थ। तो ये आधा चक्र जो विपरीत चलेगी वो कौन सा पोल बनाएगी? साउथ। तो इस तरह से आधा चक्र में ये हमारी वाइंडिंग जो है नॉर्थ पोल बनेगी और फिर आधे चक्र बाद ही ये साउथ पोल बन जाएगी। यानी यही वाइंडिंग जो है नॉर्थ और साउथ, फिर साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ बनती रहेगी। क्लियर है? बोलिए ना भाई। इसी को हम लोग कहते हैं कि आधा चक्र ये धनात्मक चलती है और आधा चक्र ये ऋणात्मक चलती है। अथवा कहते हैं आधा चक्र बेटा ये क्लॉकवाइज चलती है, ये घड़ी के चलने की दिशा में चलती है, और आधा चक्र ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो अब दोनों की वजह से विपरीत जो है पोल बनेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा, ओर्स्टेड वैज्ञानिक ने बताया कि 1820 ईस्वी में ही उन्होंने बता दिया कि जब किसी तार में अथवा परिपथ में अथवा कंडक्टर में आवेश प्रवाहित होता है तो उस कंडक्टर के चारों तरफ बिना चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है। क्लियर है? आवेश प्रवाहित होता है बेटा, आवेश प्रवाह की दर को हम लोग धारा कहते हैं। तो चाहे कंडक्टर में आवेश प्रवाहित हो अथवा आप कहें धारा प्रवाहित हो, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है। इसलिए हमको आपको कहा जाता है कि भाई छत के करीब से आपके हमारे भवन से अगर तार गया हुआ है, उसमें सप्लाई दौड़ रही है, तो हम लोगों से कहा जाता है भाई उससे दूर रहिए, नहीं खींच लेगा। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों के जो शरीर में ब्लड दौड़ रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, उसमें आयरन है, लोहा है, और उसकी वजह से वो हमारे ब्लड को खींचता है। तो हमारे हाथ को और ऐसे बॉडी को खींच रहा है। भले वो नहीं खींच पा रहा क्योंकि हम लोगों का जड़त्व अधिक है, इसलिए जो है नहीं खींच पा रहा, लेकिन कब खींच लेता है, कब अचानक दुर्घटना हो जाती है, आदमी को पता भी नहीं लगता। तो अपना तो इस तरह से ये जब भी इस वाइंडिंग में आप धारा डालेंगे, एसी की बात हो रही है, तो एसी अपने नेचर के कारण हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव चलेगी। इस तरह से आधे चक्र में इसी वाइंडिंग को अगर नॉर्थ बनाएगी तो अगले आधे चक्र में इसी वाइंडिंग को साउथ पोल का बना देगी। यानी चुंबकीय क्षेत्र आपके बदलते रहेंगे, एक बार नॉर्थ फिर साउथ, फिर नॉर्थ फिर साउथ। और इंडिया में एक चक्र यही यहाँ तक एक चक्र हुआ, आधा ये और आधा ये मिला देंगे तो ऐसे देखिए, आधा ऊपर वाला चक्र ये ले लिया, आधा नीचे वाला ये मिला दिया, तो यही हो गया एक चक्र, या इसी को कहेंगे वन साइकिल। तो ये एक चक्र बन गया। एक चक्र बनने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो यहाँ तक का ये चक्र जो बना यही हो गया आवर्तकाल। एक चक्र लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। अब टी का मान कितना है? तो 1/50 सेकेंड, क्योंकि आप पढ़े हैं कि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो 50 चक्र प्रति सेकेंड है, अथवा इसी को हर्ट्ज कहते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी कि माने एक सेकेंड में क्या चक्र बन रहा? 50। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि 50 चक्र बनता है बराबर एक सेकेंड में कितने सेकेंड? इसलिए एक चक्र बनेगा बराबर 1/50 सेकेंड में, बराबर हो गया 0.02 सेकेंड। बोलिए भैया। तो इस तरह से एक चक्र बनने में लगे समय को, यही एक चक्र है, एक चक्र बनने में लगे समय को ही आवर्तकाल कहते हैं। यानी कैपिटल टी का मान है इंडिया में 1/50 सेकेंड, अथवा ऐसे कहेंगे 0.02 सेकेंड। तो अब आधे चक्र में ही बदल जाएगा। यहाँ इतना, ये इतना नॉर्थ पोल बनाएगा, तो फिर ये आधा चक्र
साउथ पोल बना रहा है, यानी हमारी जो पोलरिटी है या चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली का, प्राइमरी वाइंडिंग का जो चुंबकीय क्षेत्र है बाबू, वो जो है देखिए ना कि एक टी का मान इंडिया में 1/50 सेकेंड है और इसके भी आधे समय में यानी t/2 यहाँ तक का समय हो जाएगा t/2। तो t/2 का मतलब हो गया अब इसका भी 1/50 का अभी आधा करेंगे तो 1/100 सेकेंड। तो 1/100 सेकेंड के अंतराल पर नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ होता रहेगा। 1 सेकेंड ही वैसे कितना कम है आप लोगों को मैं बताता हूँ कि भाई हम लोग सेकेंड का उच्चारण कर नहीं पाते हैं, तब तक सेकेंड वाली घड़ी की सुई देखेंगे आगे बढ़ जाते हैं। इतना अल्प समय है, उसके बाद भी उसके 100 बराबर हिस्से करिए तो एक हिस्सा जो आएगा वो 1/100 कहलाएगा या 100वां हिस्सा कहलाएगा। उतने अंतराल पर ये नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ ये बाइंडिंग होती रहेगी। इस तरह से इससे जो है परिवर्ती फ्लक्स निकलेंगे, d∅ निकलेंगे और इस कुंडली से कटेंगे, जिससे सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के नियमानुसार N d∅/dt होने लगता है और इसमें भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल E N d∅/dt से ये बोल्ट बनने लगता है इस फार्मूले से, और इसमें भी धारा अपने आप बिना किसी कनेक्शन के बहने लगती है। इसी घटना को हम लोग प्रेरण कहते हैं। इसी घटना को प्रेरण कोष्ठ में इंडक्शन कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। और इस सिद्धांत पर जो मोटर काम करती है उसे हम लोग प्रेरण मोटर अथवा इंडक्शन मोटर कहते हैं। तो इसी सिद्धांत पर ही हमारी प्रेरण मोटर चाहे 3 फेज की है चाहे सिंगल फेज की है, वो इसी सिद्धांत पर काम करेगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आप सिंगल फेज की सप्लाई आप डाल रहे हैं तो आपको किस टाइप का चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो आपको मिल रहा है बेटा सिंगल फेज में, ये है आपका अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। कौन सी? अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। अल्टरनेटिंग का मतलब समझ रहे हैं? अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब क्रमशः। तो अल्टरनेटिंग आपको मिल रहा है, कहने मतलब कि ये टाइम फिक्स है, इतने के बाद ये नॉर्थ से साउथ बन जाएगा, फिर इतने ही समय के बाद ये साउथ से नॉर्थ बन जाएगा, और यही प्रक्रिया क्रम से चलती रहेगी लगातार। नॉर्थ के बाद साउथ, साउथ के बाद नॉर्थ, नॉर्थ के बाद साउथ, साउथ के बाद नॉर्थ, नॉर्थ के बाद साउथ, यही प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। इसी को कहेंगे अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रही। तो जब हम लोग सिंगल फेज मोटर लेंगे तो उसमें भी एक वाइंडिंग ऐसे ही लगाएंगे और AC धारा डालेंगे, और जब DC में नहीं होगा, क्योंकि DC में d∅ होगा ही नहीं, DC अपना मान बदलती नहीं, हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव चलती नहीं है, इसलिए उसमें परिवर्ती फ्लक्स नहीं निकलेगा। DC में 5 वेबर का फ्लक्स निकल रहा तो 5 वेबर निकलेगा। अब सेकेंडरी कुंडली से 5 वेबर कट रहा है तो 5 वेबर कट रहा है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब तक d∅ नहीं होगा, डिफरेंस इनटू फ्लक्स नहीं होगा, तब तक जो है प्रेरण की घटना नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि कुंडलियाँ केवल AC पर काम करती हैं। ये कुंडलियाँ बाइंडिंग जो है AC पर काम करती है, DC पर नहीं। और ये भी कहा जाता है कि ये जो प्रेरण की घटना है, यानी एक वाइंडिंग में AC धारा डालें तो दूसरे वाइंडिंग में बिना किसी कनेक्शन के धारा बहने लगती है, ये भी घटना प्रेरण की कहलाती है। और ये घटना सिर्फ AC पर होती है, DC पर नहीं, इसलिए DC में प्रेरण मोटर नहीं हो। ट्रांसफार्मर DC पर काम नहीं करेगा। ऐसे ही ट्रांसफार्मर भी हमारा काम करता है कि उसकी वाइंडिंग में हम लोग प्राइमरी में AC धारा डालते हैं और सेकेंडरी में अपने आप धारा बहने लगती है, और इसमें टर्नों की संख्या घटा बढ़ाकर, यही N का मान घटा बढ़ाकर हम लोग वोल्टेज बढ़ा देते हैं। N का मान सेकेंडरी में कम कर देंगे, यही N टर्न है,
कम कर देंगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा सेकेंडरी साइड में, और एन का मान इसमें टर्नों की संख्या बढ़ा देंगे तो एन का मान बढ़ने से एन गुना वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को बढ़ाता है और घटाता है। तो ये बातें आपके समझ में आए बेटा। तो इस तरह से अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, या इसी को हिंदी में कहेंगे प्रत्यावर्ती, क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है सिंगल फेज एसी सप्लाई देने से। और हम लोगों को मालूम है कि सिंगल फेज से जब अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा तो रोटर पर कोई बल नहीं लगेगा, रोटर पर रोटेटिंग टार्क नहीं लगेगा, अतः रोटर नहीं घूमेगा। इस तरह से सिंगल फेज वाली मोटरें, जो प्रेरण मोटरें हैं, वो स्वप्रवर्त नहीं है, यानी सेल्फ स्टार्ट नहीं। सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हमें मोटर में जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना होगा। सेल्फ, ये प्रत्यावर्ती या अल्टरनेटिंग फील्ड न उत्पन्न करके हमें क्या उत्पन्न करना होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना होगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना होगा। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए हम लोगों को मालूम है कि 2 या 2 से अधिक फेजों की जरूरत पड़ती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक ही फेज को अंदर ले जाएंगे और उसे 2 फेज में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? तो जब एक ही फेज को अंदर ले जाकर 2 फेज में कन्वर्ट करेंगे तब हमारा वो अंदर 2 फेज बन जाएगा और 2 फेज से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगी। और जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगी तो हमारे रोटर पर जो है रोटेटिंग टॉर्क लगने लगेगा, घूर्णीय बल आघूर्ण लगने लगेगा और रोटर हमारा नाचने लगेगा। तो इस तरह से हमारी जो पंखे वाली, ये पंखा हम लोगों का लगा हुआ है, ये सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है, ये भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है और ये सेल्फ स्टार्ट नहीं। इसमें भी हम लोग अंदर जो है मोटर के अंदर एक फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करें। तो 2 फेज में जब कन्वर्ट करेंगे बेटा तो 2 वाइंडिंग भी लगाना होगा। एक को हम लोग कहेंगे मेन वाइंडिंग या प्राइमरी वाइंडिंग, और एक दूसर की जो कुंडली हम लोग लगाएंगे उसे कहेंगे सहायक कुंडलन या ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोगों ने कहा कि भाई सिंगल फेज की जो मोटरें होती हैं, इंडक्शन मोटर, प्रेरण मोटर, वो सेल्फ स्टार्ट नहीं। क्यों नहीं होती हैं? तो आप कहेंगे क्योंकि उनमें अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। क्लियर है? तो आपने पहली पॉइंट लिखा कि ये मोटरें स्वप्रवर्त को कहेंगे सेल्फ स्टार्ट। सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं। दूसरा का आपने लिखा दूसर की पॉइंट लिखा क्योंकि सिंगल फेज एसी सप्लाई से स्टेटर में
अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, अभी जिसकी बात हो रही है। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है अगली पॉइंट आपने लिखा कि जिससे रोटर पर फलस्वरूप रोटर इसका बेटा केज वाउंड है। कैसा वाउंड? केज वाउंड है। इसको मिटाते हैं। फलस्वरूप रोटर पर पल्सेटिंग टॉर्क उत्पन्न होता है जिसका परिणामी बल आघूर्ण शून्य होता है और रोटर घूम नहीं पाता है इसलिए यह सेल्फ स्टार्ट नहीं। अतः यह सेल्फ स्टार्ट नहीं है। घूम नहीं पाता इसलिए सेल्फ स्टार्ट नहीं है। अतः स्वप्रवर्त नहीं है। सेल्फ स्टार्ट लिख लेंगे, नहीं है। अगली पॉइंट आपने लिखा, इसे सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए मोटर के अंदर सिंगल फेज एसी सप्लाई को टू फेज बेटा में बदलते हैं। अगली पॉइंट आपने लिखा, इस प्रकार मोटर के स्टेटर को स्थाता करते हैं। तो मोटर के स्टेटर पर दो फेज हेतु दो वाइंडिंग की जाती है। पहला आपकी मेन वाइंडिंग को मुख्य कुंडलन कहेंगे, और दूसरा मेन वाइंडिंग को हम लोग बेटा मुख्य कुंडलन, इसे रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं।
का आपका है बेटा ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग जिसे सहायक कुंडलन कहेंगे। क्या कहेंगे? सहायक कुंडलन, अथवा कहेंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग, प्रवर्तन कुंडलन कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे? प्रवर्तन कुंडलन। ये दो वाइंडिंग करेंगे। अगली पॉइंट हम लोग जानते हैं कि जब दो फेज की वाइंडिंग करेंगे तो 90 अंश पर हो। कितने अंश पर हो? तो टू फेज वाइंडिंग बहुत पूछता है, कभी कभी पूछा है। थ्री फेज रहेगी तो 120 पर रहेगी, लेकिन टू फेज के लिए अपवाद है। अन्य फेजों के लिए बेटा 360 बटे फेजों की संख्या कोण ज्ञात करने के लिए 3 फेज, 6 फेज, 12 फेज, चाहे जो भी हो, माने इस टाइप से। तो उनके लिए जो है हम लोग कोण ज्ञात करते हैं कि प्रत्येक फेज की वाइंडिंग कितने अंश पर लगाएं। तो उसके लिए हम लोग बेटा 360 अंश में फेजों की संख्या से भाग दे देते हैं। तो 360 में अगर 3 फेज का है मोटर तो 3 से भाग दे देंगे, तो 120 अंश पर हम लोग तीनों फेजों को लगाएंगे। ठीक है ना? लेकिन दो फेज के लिए अपवाद। अब दो फेज में ऐसा नहीं करेंगे 360 बटे 2 करें। दो फेज के लिए अपवाद है, और दो फेज की जो वाइंडिंग होती है वो आपस में 90 अंश पर हो। कितने अंश पर हो? 90 अंश। तो टू फेज वाइंडिंग 90 अंश पर होती है। नब्बे अंश पर होती है। और लिख लें यही, टू फेज होने से स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनने लगती है। जिसकी गति NS होती है। जिसकी गति क्या होगी? जिसकी गति NS यानी सिंक्रोनस स्पीड होती है। NS बराबर हम लोग जानते हैं, NS बराबर 120 F/P, इतना RPM। तो जिसकी गति NS होती है, तो अभी तक जो है पल्सेटिंग हम लोगों को टार्क मिल रहा था और अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी। लेकिन अगर हम लोग अंदर उसे दो फेज में कन्वर्ट कर देंगे, टू फेज में बदल देंगे, तब हमें क्या मिलेगा? हम लोगों को मालूम है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए मिनिमम 2 फेज चाहिए। 2 या 2 से जब भी अधिक फेजों की सप्लाई होती है बेटा, तब हमें जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलने लगती है, जिसकी गति NS होती है। तो इस तरह से अब स्टेटर पर 2 वाइंडिंग करके और सिंगल फेज को ही मोटर के अंदर हम लोग 2 फेज में कन्वर्ट कर लें, और हम लोगों को फिर जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलने लगेगी। और अब इसके कारण रोटर पर जो है हमारा रोटेटिंग टार्क लगने लगेगा, घूर्णीय बल आघूर्ण लगने लगेगा। तो चलिए ये सेंटेंस लिख देते हैं। जिसकी गति NS होती है,
अगली पॉइंट चाहे तो लिख लें, अगली पॉइंट आप यहाँ पर लिख लें। फलतः रोटर पर रोटेटिंग टार्क लगने लगता है। रोटेटिंग टार्क मतलब घूर्णी बल आघूर्ण, घूर्णी बल आघूर्ण लगने लगता है और मोटर सेल्फ स्टार्ट बन जाती है। या फिर कहेंगे कि रोटर नाचने लगता है, क्या लगने लगता है और मोटर का रोटर घूमने लगता है और मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है या सेल्फ स्टार्ट बन जाती है। तो ये व्यवस्था हम लोगों को करनी है। अब हम लोग अमूमन जानते हैं कि इस टाइप की जितनी मोटरें हैं उनका रोटर किस टाइप का है, केज वाउंड। तो हम लोग देख लेते हैं मोटर की संरचना। एकल कला प्रेरण मोटर हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये आपकी बॉडी हो गई, यहाँ से बेटा हम लोग सिंगल फेज एसी सप्लाई दे रहे हैं। V वोल्ट, कितने वोल्ट? हाँ, ये सप्लाई दिया। ये आपकी हो गई, यही हो गई मेन वाइंडिंग। ये कौन सी वाइंडिंग है? ये मेन वाइंडिंग है। दिख रहा भाई? ये हो गई मेन वाइंडिंग है। और इसका जो रोटर होता है वो केज वाउंड होता है। तो ये आपका हो गया धुरा, ये हो गया सॉफ्ट, और एक हम लोगों ने ऐसे केज वाउंड रोटर बनाया। केज वाउंड में आप लोग जान ही रहे हैं कि मोटी मोटी छड़ें पिरोई जाती हैं। ये जो रोटर आपका दिख रहा है ये किस टाइप का दिख रहा है? केज वाउंड। यही हो गया आपका केज वाउंड रोटर। केज वाउंड रोटर बेटा, अथवा कहेंगे स्क्वायरल केज। स्क्वायरल केज वाउंड रोटर, गिलहरी टाइप का पिंजर। इसका भी जो कोर होगा वो सिलिकॉन इस्पात की पत्तियों को लैमिनेट करके बनाएंगे
और उसमें क्या है, उसके खांचे में जो है पतले तार से वाइंडिंग न करके बल्कि इस टाइप की मोटी मोटी छड़ें डाल देते हैं, कापर की या फिर एल्युमिनियम की या फिर मिश्र धातु। तो वो हो गया आपका ये केज वाउंड हो गया। अब इसमें हम लोग एसी सप्लाई देंगे तो कैसा, यही है, ये कुंडली बार बार क्या होगी, नॉर्थ और साउथ, साउथ और नॉर्थ बने, बोलिए ना। ये मेन वाइंडिंग कैसा फ्लक्स उत्पन्न करेगी, हाँ, इससे जो है बेटा अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ये हमारा रोटर जो है ये नाचेगा नहीं, क्योंकि एक बार मान लीजिए कि नॉर्थ बनकर इसे हटाने का प्रयास कर रहा है तो ले साउथ बन गया, विपरीत पोल बन गया। और 1/100 सेकेंड कितना अल्प समय है, तो कहने में टाइम लग रहा है, लेकिन ये प्रक्रिया इतना तेज होती है। इस तरह से रोटर पर भी हमारा पल्सेटिंग टार्क लगता है, यानी घुमाव वाला बल आघूर्ण नहीं लग पाता है, और ये रोटर हमारा स्थिर का स्थिर ही बना रहता है। इस तरह से ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं, यही है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। प्रेरण की घटना होगी, आप इसमें धारा डालेंगे और इससे जो है परिवर्ती फ्लक्स निकलेंगे, और वो फ्लक्स इस रोटर के इस मोटे मोटे छड़ों से कटेंगे, बार वाइंडिंग जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में बार वाइंडिंग कहेंगे। इस छड़ों से कटेंगे और छड़ों का सिरा हम लोग शार्ट किए रहते हैं, तो इस तरह से इनमें धारा बहने लगती है। तो प्रेरण की घटना तो होगी कि इसमें हम लोग जो है धारा डालें और बिना किसी कनेक्शन के हमारे रोटर में धारा बहने लगती है। इस तरह से बन गई प्रेरण मोटर। ये प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। लेकिन है क्या, यहाँ पर जो है प्रत्यावर्ती फ्लक्स निकल रहे हैं, या आप कहेंगे अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। कैसी फील्ड बन रही है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है। ये है आपका स्टेटर, ये वाइंडिंग किस पर है, ये है स्टेटर पर, स्थाता पर। यही बॉडी वाला ही तो स्टेटर है बेटा, ये पोर्शन क्या बोला जाए, हाँ, तो ये स्टेटर पर है हमारी मेन वाइंडिंग। और अब स्टेटर पर जो इस मेन वाइंडिंग से फ्लक्स निकल रहा है, यही फ्लक्स जो है या चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अल्टरनेटिंग टाइप है, अल्टरनेटिंग ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर रही है। अब क्या करना है कि इसके धुर्रे को हम लोग अगर हाथ से बल लगाकर या किसी भी यंत्र द्वारा बाह्य बल लगाकर एक बार इसे क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज जिस डायरेक्शन में घुमा देंगे, उसी दिशा में यह त्वरित गति से, त्वरित गति का मतलब त्वरण वाली गति, त्वरण किसे कहते हैं, वेग वृद्धि की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये जीरो से बेटा, ये जीरो से अपनी स्पीड पकड़ना शुरू करेगी, और 1 RPM, फिर 10, फिर 20, फिर 50, फिर 100, ऐसे। तो जब गति बढ़ती जाती है तो उसे वो कहते हैं त्वरित गति। और मालूम हुआ कि फ्यू सेकेंड में अपना जो है फुल स्पीड पर आ जाएगी, जो भी इसकी RPM है, 1000, 1500, 2000, 3000, कुछ भी है, उस RPM को ये पकड़ लेगी और फुल स्पीड पर, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। ये इसकी क्वालिटी। आप पंखे को भी ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो स्पीड पकड़ ले, क्लियर है। तो चाहे जो भी इस टाइप के इस सिद्धांत पर, प्रेरण के सिद्धांत पर जो भी मोटर काम कर रही है, उसे एक बार हमें जो है चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज बाह्य बल लगाकर हमें एक बार नचाना हो, और जिस डायरेक्शन में नचा देंगे उसी डायरेक्शन में यह त्वरित गति करते हुए अपने फुल स्पीड को प्राप्त कर। लेकिन अब समस्या यह है कि यही काम बार बार करना, चलेगी मोटर, लेकिन ये प्रक्रिया बेटा हम लोगों को क्या करना होगा, बार बार करना। अभी सप्लाई चली गई, आपका पंखा बंद हो गया,
तो अब डंडा लेके उसे नचाइए, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, या स्टूल ब्रेंच लगा के ऊपर चढ़ के उसको हाथ से नचाइए। तो ये प्रक्रिया हम लोगों को आपको बार बार करना होगा। या जो भी मोटर है बेटा, कोई चीज़ है तो टेबल फैन है तो आगे की जाली हटाइए, उसको नचाइए, कुछ करना पड़े। तो इससे बचने के लिए अब इस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना जरूरी है, स्वप्रवर्त करना जरूरी है। तो स्वप्रवर्त करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, तो हम लोगों ने लिखा है कि मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, हाँ ये लिखे हैं सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, ये पॉइंट लिखी है कि इसे सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए मोटर के अंदर सिंगल फेज एसी सप्लाई को 2 फेज में बदलना जरूरी है। क्यों बदलना जरूरी है? क्योंकि हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से तो यही कहानी रहेगी कि हमेशा इसको घुमाइए, बाएं बल लगा, ठीक बेटा। अब चाहे जिस डायरेक्शन में आप घुमा देंगे, यही आपकी अब ये मोटर स्पीड पकड़ लेगी और ये मोटर चलती रहेगी, कोनो दिक्कत नहीं, फुल स्पीड पर चलेगी। खाली अब स्वप्रवर्त बनाने की बात है, यही मेन वाइंडिंग आपकी चलाती रहेगी, बोलिए भाई। और इधर जो धारा इसमें आएगी उसे हम लोग कहेंगे IM, क्या कहेंगे? और इससे जो फ्लक्स निकलेंगे, इससे जो फ्लक्स निकलेंगे उसे कहेंगे φm, यम फॉर में, ठीक। अब ये चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक का केवल समस्या है कि बाएं बल लगा के बार बार आपको दिन भर, अभी आप कमरे से बाहर गए, पंखा बंद कर दिया, फिर आए, फिर आपको चलाना पड़ रहा है। तो ये प्रक्रिया आपको बाएं बल वाली लगानी पड़ेगी, चाहे आप हाथ से लगाइए या किसी इंस्ट्रूमेंट से लगाइए। उससे बचने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, 90 अंश पर एक दूसरी वाइंडिंग भी कर देंगे, ऐसे कर देंगे और ये वाइंडिंग लगा दिया। अब इसी वाइंडिंग को कहेंगे हम लोग कौन सी वाइंडिंग, यही हो गई आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये हो गई स्टार्टिंग वाइंडिंग, अथवा यही हो गई ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये प्रवर्तन कुंडल ये लगा दिया। और इसमें अगर हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिया ऐसे, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिया ऐसे, और यहां पर हम लोगों ने लगा दिया एक बेटा रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, स्टार्टिंग रेजिस्टर, क्या कहेंगे, स्टार्टिंग रेजिस्टर, ये लगा दें। तो जब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाएंगे, ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच, तो उसे कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल स्विच वाली मोटर है, और जिसमें सेंट्रीफ्यूगल नहीं लगाएंगे उसे कहेंगे विदाउट सेंट्रीफ्यूगल स्विच मोटर। तो इनका प्रयोग, अब आप लोगों ने लिखा कि इनका प्रयोग यदा कदा ही किया जाता है, इनका प्रयोग ज़्यादा प्रचलन में नहीं, सेंट्रीफ्यूगल जिसमें हमारा स्विच लगता है। तो अब ये जो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिया, और स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम, ये कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम में एक रजिस्टर लगा दिया, यानी रेजिस्टेंस लगा दिया। ये रेजिस्टेंस लगा दिया। अब क्या होगा कि इस वाइंडिंग से इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो दोनों, अब अंदर तो एक है फेज जा रहा है, लेकिन उसे हम लोग 2 फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं,
तो अब ये दोनों वाइंडिंगें दो फेज जैसा व्यवहार करने लगेंगी और ये अब इसमें जो धारा जाएगी उसे हम लोग कहेंगे IS, स्टार्टिंग करंट, और इससे जो फ्लक्स निकलेगा उसे कहेंगे φS। अब दोनों के फ्लक्सों में अंतर हो गया, ये जो है φM है और ये जो है φS है, अतः दोनों में कलांतर उत्पन्न हो जाएगा। और कलांतर के लिए आपने लिखा कि दोनों में कलांतर, चलिए इसको मिटाते हैं। अब दोनों में बेटा क्या हुआ कि दोनों के फ्लक्सों के कारण इनमें कलांतर उत्पन्न हो जाएगा। अगली पॉइंट आपने लिखा कि मेन वाइंडिंग के फ्लक्स φM व स्टार्टिंग वाइंडिंग के फ्लक्स φS में कलांतर, कलांतर को कहेंगे फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कोष्ठ में डेल्टा बराबर φM माइनस φS। उत्पन्न हो जाता है जिससे स्टेटर में क्या उत्पन्न होगा? हाँ बेटा, स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने और फिर क्या होगा? चलिए लिख लीजिएगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने लगेगी। एक और सी पॉइंट थी 7वीं बेटा, तो इसे कर दें 8वीं। फिर ये हो जाएगा 9वीं। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने लगेगी और जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी तो हमारे रोटर पर क्या होगा? रोटेटिंग टार्क लगने लगेगा, स्टार्टिंग टार्क। तो रोटर पर जो टार्क लगेगा वो हो जाएगा TS बराबर K इंटू IM गुणे IS गुणे साइन यही डेल्टा, ये वाला डेल्टा, ये इतने न्यूटन मीटर का स्टार्टिंग टार्क, TS यानी स्टार्टिंग टार्क इतने न्यूटन मीटर का ऐसे जो है लगने लगता है और हमारा ये रोटर अब जो है नाचने लगे और मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट बन जाती। क्लियर हुआ?
रोटर पर घूर्णी बल आघूर्ण TS कार्य करने लगता है। और रोटर घूमने लगता है। इस प्रकार यह सेल्फ स्टार्ट बन जाती है। तो मूलतः यह सेल्फ स्टार्ट नहीं है, इसे सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। अब आगे आपने कहा कि इसे जो है हम लोग तीन प्रकार से जो है इस मोटर को जो है तीन प्रकार से हम लोग जो है इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेंगे। तो सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए तीन विधियां आपने लिखा कि सेल्फ स्टार्ट बनाने की तीन विधियां। अभी तो एक विधि हम लोगों ने देखा, तो सेल्फ स्टार्ट जो हम लोग बनाते हैं उसके लिए तीन विधियां अपनाते हैं। सेल्फ बनाने की विधियां। तो सेल्फ स्टार्ट बनाने की तीन विधियां, पहला आपने लिखा स्प्लिट फेज द्वारा। और दूसरा लिखा आपने स्प्लिट पोल द्वारा, या शेडेड पोल कहेंगे। और तीसरा आपने लिखा कैपेसिटर द्वारा। ये तीन विधियां आपने लिखा, स्प्लिट फेज द्वारा और शेडेड पोल द्वारा और कैपेसिटर। तो ये तीन है बेटा, इन तीन के द्वारा हम लोग जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन प्रेरण मोटर में उत्पन्न करें। ठीक है ना। तो स्प्लिट फेज वाला जो है, ये जो स्प्लिट फेज द्वारा है, फिर इसमें भी आपने पढ़ा कि जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाएंगे उसमें हम लोग स्प्लिट फेज करने के लिए हम लोग ये करने के लिए हम लोग जो है रजिस्टर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? रजिस्टर का प्रयोग करेंगे। प्रेरक का यानी इंडक्टर का प्रयोग करेंगे, और कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कैपेसिटर का। रजिस्टर का सिंबल आप लोग जानते हैं, यह रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया। इंडक्टर यानी कुंडली का प्रयोग करेंगे, ये कुंडली हो गई। और ये कैपेसिटर यानी संधारित्र का सिंबल ये है, इसका प्रयोग करेंगे। तो अभी हम लोगों ने रेजिस्टेंस लगाया, तो इसे हम लोग कहेंगे रजिस्टर जो है बेटा विभक्त कला, सेंट्रीफ्यूगल स्विच टाइप सिंगल फेज प्रेरण मोटर, या हम लोग कहेंगे रजिस्टर टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहेगा उसे कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल स्विच टाइप का, जिसमें नहीं लगा रहेगा उसे कहेंगे विदाउट। ये प्रचलन में नहीं। अब देखिए
तो कुल मिला के अगर ये वाइंडिंग न भी रहे तो ये मेन वाइंडिंग अब क्या करता है, तो अब देखिए कहानी। तो हम लोगों ने ऐसे संरचना बनाया, तो ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच टाइप, वो भी किस टाइप का, रजिस्टर टाइप। इंडक्शन मोटर हो गया सिंगल। अब इसमें हम लोग जब रजिस्टर लगा देंगे बेटा तो रजिस्टर टाइप का हो जाएगा, इंडक्टर यानी कुंडली लगा देंगे तो इंडक्टर टाइप की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो जाएगी, और कैपेसिटर लगा देंगे तो हम कहेंगे कैपेसिटर टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो फिलहाल इसकी अभी बात करते हैं। तो आप लोगों ने कहा अगली पॉइंट कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है श्रेणी क्रम में स्टार्टिंग वाइंडिंग, देखिए दोनों वाइंडिंगें बेटा आपस में यहाँ पर किस क्रम में जुड़ी हैं, समांतर क्रम। ये कौन सा क्रम, समांतर क्रम। यहीं से धारा जो आई आ रही है वो धारा दो भागों में बट गई, कुछ इसमें आई उसे IM कहा और कुछ सीधे गई उसे IS कहा। तो जब धारा का विभाजन होता है तो समांतर क्रम हो जाता है, तो दोनों वाइंडिंगें समांतर क्रम में है। और आपने पढ़ा भी है कि जो मेन वाइंडिंग होती है वो डायरेक्ट सप्लाई से जुड़ी होती है। तो मेन वाइंडिंग बेटा यही है आपकी, और ये जो है सप्लाई से डायरेक्ट सिंगल फेज AC सप्लाई से जुड़ी हुई है। अब इसी के जो है समांतर क्रम में, अब आपसे पूछेगा कौन क्रम, तो आप कहेंगे समांतर क्रम, बोलिए ना। समांतर क्रम में बेटा इसी के समांतर क्रम में आपकी ये स्टार्टिंग वाइंडिंग जुड़ जाएगी, और स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में ये रेजिस्टेंस और सेंट्रीफ्यूगल स्विच जुड़े हुए हैं। सेंट्रीफ्यूगल स्विच वैसे धुरे पर रहेगा, तो यहाँ पर ये जुड़ा हुआ ऐसे जुड़ेगा परिपथ। अब क्या होगा कि ये जो है एक फेज जैसा ये व्यवहार करेगा, एक फेज जैसा अब ये व्यवहार करेगा, और हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलने लगे। अब इसका रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम लोगों ने अलग से स्टार्टिंग रजिस्टर जोड़ दिया या स्टार्टिंग रेजिस्टेंस जोड़ दिया। अब इसे हम लोग न जोड़कर इस वाइंडिंग को पतले तार से कर लेंगे। क्या करेंगे, पतले तार से कर लेंगे, तो इसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा, अतः इसके यहाँ पर श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत नहीं। तो मेन वाइंडिंग की अपेक्षा स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार से कर देंगे। किससे कर देंगे, हाँ ये पतले तार से कर देंगे। पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है, पतले तार से कर देंगे जिसका प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, ऑलरेडी प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। अतः जो है ये तब आपको अलग से श्रेणी क्रम में, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में ये रजिस्टर लगाने की जरूरत नहीं। ठीक। अब क्या होगा कि जैसे मोटर 70 से 80% गति प्राप्त करती है, मोटर कितना गति प्राप्त करती है, 70% से 80% गति प्राप्त करती है या प्राप्त कर लेती है। कर लेती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बेटा ये स्विच अपनी जगह से उठ जाता है और ये सर्किट ब्रेक कर देता है। इस तरह से हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग परिपथ से बाहर हो जाती है, ठीक है ना, सर्किट ब्रेक कर दी। अब सप्लाई इस रास्ते से नहीं जाएगी। तो जैसे ही बेटा प्राप्त कर लेती है वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है। क्या हो जाएगा, हाँ सेंट्रीफ्यूगल बल के कारण बल लगेगा तो वो अलग हो जाएगा, उठ जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है ओपन हो जाता है और
स्टार्टिंग वाइंडिंग को परिपथ से बाहर कर देता है, परिपथ से बाहर कर देता है। ये आपका ऐसे उठ जाएगा और ये परिपथ से आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग हट जाएगी। अब मेन वाइंडिंग जो है लगातार मोटर को चलाती रहे। अगली पॉइंट बेटा लिख लें, मेन वाइंडिंग मोटर को लगातार चलाती रहे। तो कुल काम करेगी मेन वाइंडिंग, केवल इसका काम है स्टार्ट करा देना। सेंट्रीफ्यूगल स्विच बाहर कर देगा परिपथ से, अब इधर से सप्लाई का जाना बंद हो जाएगा। केवल मेन वाइंडिंग आपके रोटर को नचाती रहेगी और रोटर नाच रहा यानी मोटर नाच रही, दिन रात आपकी मोटर काम करती रहे। और अगर आप ये व्यवस्था नहीं देते हैं तो बार बार घुर्रे को जो है बाएं बल लगाकर आपको चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है बेटा। चाहे जिस डायरेक्शन में घुमाएंगे मोटर उसी डायरेक्शन में स्पीड पकड़ ले। ये कहानी है पूरी। अब अगर इसी जगह पर हम लोग जो है कुंडली लगा दें, क्या लगा दें, क्वायल लगा दें इसी जगह जहाँ पर, तो अब इसी जगह क्वायल लगा दें तो इसे कहेंगे स्टार्टिंग। अब ये क्या कहेंगे, स्टार्टिंग इंडक्टर। क्या कहेंगे, हाँ। और इंडक्टर का मतलब क्या हो गया बेटा, कुंडली। कुंडली कहेंगे या इसी को चोक कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंडली को चोक कहते हैं। तो जब बेटा ऐसे जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कुंडली लगा दें, इंडक्टर लगा दें, ये इंडक्टर का सिंबल बना हुआ कुंडली लगा दें, इंडक्टर लगा दें, इंडक्टर की हिंदी है प्रेरक, ये प्रेरक लगा दें, तो भी ये जो है एक कला जैसे और ये दूसरे फेज जैसे व्यवहार करने लगेगा, तब भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगी। स्टेटर में कौन सी फील्ड बनने लगेगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगी। अब तब ये हो जाएगी बेटा इंडक्टर टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और इसी जगह यदि संधारित्र लगा दो, क्या लगा दो, तब ये हो जाएगा हाँ कैपेसिटर टाइप सिंगल फेज इंडक्शन। क्या हो जाएगा, कैपेसिटर टाइप। हाँ अब ये हो गया स्टार्टिंग कैपेसिटर। ठीक है। अब इसका 60 माइक्रोफैराड, कुछ भी आप 120, कुछ भी अपना जैसा भी क्षमता है मोटर की, उस हिसाब से हम लोग संधारित्र का यहाँ पर प्रयोग करें। संधारित्र जानते ही हैं कि संधारित्र पावर फैक्टर बढ़ाता भी, दो फेज में तो कन्वर्ट कराएगा ही, प्लस पावर फैक्टर भी राइज करेगा। तो इस तरह संधारित्र वाली मोटर अच्छी मानी जाती है। आपके पंखे में देखिए कंडेंसर ऊपर है लगा हुआ, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के ऐसे ही देखिए ना, इसी स्टार्टिंग वाइंडिंग के ऐसे श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, अंदर से निकाल कर ले आते हैं, कंडेंसर को बाहर वही लगा के और उसी में जोड़ देते हैं। ठीक है ना, हाँ। तो इस तरह से यही कंडेंसर आपका जो बेलनाकार दिख रहा है, यही कंडेंसर है या कैपेसिटर है या संधारित्र है, और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के या फिर प्रवर्तन कुंडलन के जो है श्रेणी क्रम में ऐसे जुड़ा हुआ है, और फिर ये आके मेन वाइंडिंग से जुड़। ये पूरी व्यवस्था जो है इस वाइंडिंग के समांतर क्रम में जुड़ गई। ठीक है ना। तो अब इस मोटर को हम लोग कहेंगे कैपेसिटर टाइप या कुंडली टाइप या प्रेरक टाइप या चोक टाइप का हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर।
तो इस तरह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए हम लोग ये 3 व्यवस्था करेंगे। अब इसी जगह अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच ना लगावे बेटा, इसको डायरेक्ट ऐसे जोड़ दें, तब ये हो जाएगा परमानेंट कैपेसिटर टाइप इंडक्शन मोटर। और यही है आपकी पंखे वाली मोटर। आपके पंखे वाली मोटर में स्टेटर में ये दोनों वाइंडिंगें लगी हुई हैं और रोटर ये है, और इसी रोटर के धुर्रे में जो है ये ब्लेड सब फिट है, ये नाच रहा। तो अब इसी को क्या कहेंगे? हाँ, परमानेंट कैपेसिटर। अब ये जो है परिपथ से बाहर नहीं है। अब ये आपके परिपथ में लगातार ये कैपेसिटर जुड़ा रहेगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। क्लियर हो गया? अब इसी जगह अगर हम लोग जो है ऐसे लगा दें और फिर यहीं से ऐसे लगा दें, एक सेंट्रीफ्यूगल यहाँ स्विच भी लगा दें, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा दिया, और यहाँ से एक कंडेंसर और लगा दिया। इसे बोल दिया बेटा CS, इस कंडेंसर को बोला CS और इस कंडेंसर को बोला CR। CR का मतलब रनिंग वाला कंडेंसर और CS का मतलब स्टार्टिंग वाला कंडेंसर। तब ये मोटर हो जाएगी, हाँ, संधारित्र प्रवर्त संधारित्र रन मोटर हो जाएगी। एक चौथा इसमें लिखे हैं ना, एक रजिस्टर टाइप, एक इंडक्टर टाइप, एक कैपेसिटर वाली, और एक लिखे हैं संधारित्र प्रवर्त संधारित्र रन मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। तो उसमें 2 कैपेसिटर लगा दें। ये वाला जो स्टार्टिंग वाला है CS यानी स्टार्टिंग कैपेसिटर, इसकी वैल्यू हम लोग करीब जो है 10 माइक्रोफैराड से 20 माइक्रोफैराड रखें। कितना रखें? और जो CR है, CR का मान हम लोग 2.5 माइक्रोफैराड ऐसे रखें, 2 से 2.5 माइक्रोफैराड रखें। तो ये CS वाला जो है बेटा, स्टार्टिंग वाला, जैसे ही मोटर अब क्या करेगी, मोटर हमारी 70% से 80% तक जैसे ही गति प्राप्त करेगी, तैसे ही क्या होगा, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है सेंट्रीफ्यूगल बल के कारण अपने जगह से हट जाएगा, और ये कनेक्शन को ऐसे जो सप्लाई जा रही है इसको ब्रेक कर देगा। इस तरह से CS जो है बाहर हो जाएगा। CS क्या हो जाएगा? परिपथ से बाहर हो जाएगा। अब CR परिपथ में लगातार जुड़ा रहेगा। तो इसी को हम लोग कहेंगे कि संधारित्र प्रवर्त। ये केवल संधारित्र जो है स्टार्ट कराएगा, प्रवर्त कराएगा, और फिर संधारित्र धावन मोटर, ये वाला जो है रनिंग वाला जो है हमेशा जो है धावन के भी समय में या मोटर के रन अवस्था के समय में भी परमानेंट लगा रहे हैं। इस व्यवस्था को हम लोग कहेंगे संधारित्र स्टार्ट एंड संधारित्र या कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। और इसका प्रयोग हम लोगों ने पढ़ा है कि जहाँ पर बेटा बहुत साइलेंट माहौल की ज़रूरत है, जहाँ पर ज़्यादा शोर ना हो, मोटर में साउंडलेस हमें पंखा चलाना हो, तो वहाँ पर हम लोग, जैसे लाइब्रेरी है तो वहाँ के पंखों में इस टाइप की व्यवस्था हम लोग देखेंगे। और जहाँ हम लोगों का लेबोरेटरी वगैरह है, या स्कूल विद्यालय है, या आपका नर्सिंग होम वगैरह है जहाँ ज़्यादा शोर शराबा ना हो, तो ऐसे जगहों पर हम लोग जो है इन
टाइप के मोटरों का प्रयोग करेंगे, या जहाँ ऐसे जगहों पर पंखा लगाएंगे बेटा, उन पंखे में इस टाइप की मोटर लगाएंगे। ठीक है ना? चलिए, तो ये सब मेन बातें रहीं आपका। और करीब करीब तो अब आपको जो है एक एक करके सारा लिखाना नहीं है कि अब लिखिए इंडक्टर टाइप का, अब लिखिए कैपेसिटर टाइप का, करीब करीब सारे की हमने जो है यहाँ पर इस तरह से चर्चा कर दी है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।